जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया, जानने को कुछ नया। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान की सीरीज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम जीव विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान मतलब ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी में हम सारे सिस्टम्स यानी कि सिर से लेकर पैर तक का हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए यूज़फुल है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले, जैसे कि बीपीएड के लिए, एमपीएड के लिए, या फिर एसएससी वगैरह की तैयारी करने वालों के लिए, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जैसे फिजिकल एजुकेशन वाले केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस भी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान में निकले वैकेंसी, चाहे नवोदय विद्यालय के निकले या फिर झारखंड में निकले या किसी भी कोने में निकले, जो वैकेंसी हमारे फिजिकल एजुकेशन में यूज होती है उसमें इस जीव विज्ञान के सेक्शन का पूरा पूरा प्रयोग होता है। और वैसे भी पता होना चाहिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी, और किसी दूसरे फील्ड में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीके के सेक्शन में भी इसमें से 4-5 नंबर आ जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्व तो आप समझ ही रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो आइए सीखते हैं। देखिए, पढ़ते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने का काम करता है। यह प्रक्रिया होम्योस्टैसिस कहलाती है। होम्योस्टैसिस के बारे में मैं आपको पहले एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल के लिए आप एंडोक्राइन सिस्टम की वीडियो देखें। होम्योस्टैसिस का मतलब है शरीर में किसी भी चीज़ का संतुलन करना, जैसे पानी का, रक्त का, मिनरल्स का। जो चीज़ कम है उसको रोक के रखना, जो चीज़ ज़्यादा है उसे बाहर निकाल देना। तो इस प्रक्रिया में शरीर के कई अंग कार्यरत हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथि, लीवर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनीज। हमें उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग यूरिनरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना है। तो देखिए, यूरिनरी सिस्टम का मुख्य कार्य शरीर से लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित अंग मदद करते हैं। कौन कौन से? किडनी। एक जोड़ी किडनी है हमारे शरीर में, 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी। उन किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, सबसे छोटी काम करने वाली इकाई। नेफ्रॉन के अंदर छोटे छोटे बोमेंस कैप्सूल होते हैं और ग्लोमेरुलस होता है, हम आगे देखेंगे, अभी डिटेल पढ़ेंगे। तो फिर एक जोड़ी यूरेटर्स यानी कि ये यूरेटर्स जो पाइप होते हैं, जो किडनी का जो फिल्टर किया हुआ सामान होता है उसे लाते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। एक यूरिनरी ब्लैडर, ये मूत्र थैली, और एक यूरेथ्रा जिसके थ्रू हम शरीर से लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये आपका नेफ्रॉन बना हुआ है। इस नेफ्रॉन में ये बोमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर ये लाल वाला ये ग्लोमेरुलस नजर आ रहा है आपको। बारी बारी से पढ़ेंगे आगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, पहले जान लीजिए कि कैसे ये लीवर, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मदद करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में। देखो, हमारे शरीर में एक्सक्रेटरी सिस्टम में लीवर का क्या काम है? ये शरीर में हार्मफुल पॉइजनस चीजों को तोड़ता है। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन होने पर नाइट्रोजन से वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, उसको तोड़कर यूरिया में बदल देता है। जैसे बिलिरुबिन जो हीमोग्लोबिन को तोड़कर बनता है, उसको भी रिमूव करना होता है। जैसे कि पित्त जो बाइल पैदा होता है, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है, और यहाँ बड़ी आंत के द्वारा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये लीवर का जितना भी प्रोडक्ट हो गया, ये बिलिरुबिन हो गया वो, या फिर नाइट्रोजन के तोड़ने से जो प्रोडक्ट बना है वो, और बाइल, ये सब कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे तो बिलिरुबिन और नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट, यूरिया वगैरह, ये यूरिन के थ्रू भी निकलते हैं, पर कुछ हद तक बड़ी आंत के थ्रू भी फीसीज में यानी कि मल में बाहर निकल जाते हैं। देखिए, लंग्स यानी कि फेफड़े, ये कैसे कार्य करते हैं? आपको पता होगा, जब शरीर में ऊर्जा की खपत होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए फेफड़े मदद करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, देखो CO2 प्लस H2O, ये सब चीज़ें बाहर निकालते हैं शरीर से। और कुछ और दूसरे अदर गैसेस जो जो भी शरीर में गए हैं, जो भी हार्मफुल है हमारे लिए या वेस्ट है हमारे लिए, उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, बड़ी आंत का काम आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, सॉलिड वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना, मेनली सॉलिड वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स
पसीने की ग्रंथियां, ये भी शरीर में उत्सर्जन में मदद करती हैं। शरीर से जो वेस्ट पदार्थ है उसको पसीने के रूप में बाहर निकालती हैं। वैसे तो स्वेट ग्लैंड्स का सबसे महत्वपूर्ण काम है शरीर का तापमान नियंत्रित करना और फेरोमोन्स रिलीज करना। फेरोमोन्स के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं, नहीं पढ़ा तो फिर एंडोक्राइन सिस्टम की वीडियो देखिए। और इसके अलावा इनका एक मुख्य कार्य यह भी होता है कि शरीर में मौजूद कुछ हार्मफुल पदार्थ को जल के साथ मिलाकर बाहर निकाल देना। अब किडनी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है और ये पूरा कैप्सूल, किडनी का फाइब्रस कैप्सूल, इसके अंदर ये बड़े बड़े कॉलम बने हुए हैं जिनको हम रीनल कॉलम कहते हैं। देखो रीनल शब्द से अब आप परिचित हो जाइए। रीनल का मतलब होता है किडनी। देखो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये आर्टरी जो किडनी के अंदर खून ला रही है और रीनल वेन जो किडनी से खून को वापस ले जा रही है। रीनल पेल्विस, ये रहा पेल्विस का हिस्सा, और रीनल पेल्विस के साथ ये मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स मिलकर ये पूरा बड़ा एरिया बनाते हैं जिसमें बना हुआ यूरिन यहाँ पर रुकता है और फिर आगे पास होता है ट्यूब्स में। देखो ये रहा ना यूरेटर ट्यूब, ये दोनों किडनियों से एक एक ट्यूब निकल के और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती हैं, यानी कि मूत्र थैली तक। ये देखो ये किडनी का ये बाहरी हिस्सा, इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और भीतरी हिस्सा ये पूरा ये कहलाता है रीनल मेडुला। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में किडनी के ऊपर जो इस तरीके से ग्रंथियां बनी हुई थी उसको हम कह रहे थे एड्रिनल ग्रंथि, और उस एड्रिनल ग्रंथि के बाहर कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला वाला हिस्सा था, हमने उसके काम पढ़े थे। तो ये आप जो अंदर में ये रीनल कॉलम्स और रीनल पिरामिड्स देख रहे हो, इन्हीं के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। सारे शरीर से ब्लड इस रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर आता है और किडनी में से जो भी वेस्ट और हार्मफुल चीज़ें हैं वो हटा दी जाती हैं, जैसे नमक, पानी और खनिज जो आवश्यकता अनुसार है इसको नियंत्रित किया जाता है। अगर अधिक है तो हटा दिया जाएगा और कम है तो रहने दिया जाएगा। और इस कार्य को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, जैसा कि आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा। नहीं पढ़ा तो पढ़िए एंडोक्राइन सिस्टम। किडनी से रेनिन नाम का हार्मोन भी निकलता है जिसका कार्य है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और इसी किडनी से ईपीओ भी निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन, जिसका काम है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करना। यहाँ से विटामिन डी का एक्टिव रूप यानी कि कैल्सिट्रॉल भी निकलता है, ये बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइए हम बारी बारी से इसके सारे कार्य को पढ़ते हैं। नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन में दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है रीनल कॉर्पस्कल जिसको मेल्फिगियन कैप्सूल कहते हैं, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये रक्त में से पहले प्लाज्मा को छांटकर अलग कर देते हैं। वो प्लाज्मा, ये देखो अगर यहां से रक्त प्रवेश करता है तो यहां से प्लाज्मा छट के अलग हो जाता है, जिस प्लाज्मा में से काम की चीजें छांटकर वापस रख ली जाती हैं और बेकार की चीजें आगे पहुंचा दी जाती हैं। और फिर प्लाज्मा को छांटने के बाद बाकी के जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं ये आगे भेज दिए जाते हैं। आप यहां पर साफ साफ तौर से ये बोमेंस कैप्सूल, देखो ये रीनल कॉर्पस्कल बना हुआ है, ये बोमेंस कैप्सूल आप देख रहे हैं पूरा बड़ा वाला, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, इस तरीके से गुच्छा बना हुआ है, छन्नी की तरह काम कर सके ये, और प्लाज्मा को फिल्टर करके आगे निकाल सके। प्लाज्मा फिल्टर होकर के आगे चला जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। अभी मैंने बताया रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझेंगे नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। यहाँ से छटके ये आगे चला गया, ये है रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ पर बाकी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देख रहे हैं किस तरीके से रक्त वाहिकाएं इससे चारों तरफ लिपटी हुई हैं। इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है। कैसे होता है? सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। इसमें यहाँ पर प्लाज्मा को छांट के अलग कर दिया जाता है, प्लाज्मा आगे बढ़ जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, और यहाँ पर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो भी काम की चीज़ है, जैसे अमीनो एसिड है, जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, या फिर दूसरे मिनरल्स जो शरीर में कम मात्रा में मौजूद हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, उनको दोबारा सोख लिया जाता है और सोख कर वापस रक्त वाहिकाओं में मिला दिया जाता है। ये चले जाते हैं दोबारा से। ये देख रहे हो रक्त वाहिकाएं इसके ऊपर लिपटी हुई हैं, ये क्या काम करती हैं? ये वापस सोख लिया जाता है इसमें। और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। देखो लूप ऑफ हेनले, ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, ऊपर तो ये मोटा है और नीचे आके पतला हो गया है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ये हेनले के द्वारा ही खोजा गया था, इसीलिए इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और ऐसे हर नेफ्रॉन में ये लूप ऑफ हेनले होता है। ये
रीएब्जॉर्प्शन करके आगे की तरफ भेज देते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये जो आयंस हैं, ये जो हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रेटिनिन, ये सब जो हैं, और ड्रग्स, ये सब चीजें छांटकर कलेक्टिंग डक्ट्स में पहुंचा दी जाती हैं। ये देखो, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट, और ये देखो ये एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, इस कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़े रहते हैं। लगभग 6 नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट पहुंचाते हैं, याद रखना। और लगभग 20 कलेक्टिंग डक्ट्स एक रीनल पेल्विस में वेस्ट पहुंचाते हैं। अभी पीछे मैंने किडनी के डायग्राम में आपको रीनल पेल्विस दिखाया। वहां से ये वेस्ट रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में पहुंच जाता है। एक जोड़ी यूरेटर उस लिक्विड वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, देखिए यह एक इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, मतलब अनैच्छिक, हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह थैली के आकार की होती है और अधिक दबाव सह सकती है। यह प्यूबिक सिम्फिसिस के ठीक पीछे होती है। प्यूबिक सिम्फिसिस बोन होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मेरा स्केलेटन सिस्टम वाला वीडियो देखें। इसमें एक त्रिकोणाकार हिस्सा होता है, आप देख रहे हैं ये त्रिकोणाकार हिस्सा, जिसे ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन, यहां देखो, यहां भी इस त्रिकोणाकार हिस्से को ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन में 3 छोटे छोटे छेद होते हैं। 2 छेद यूरेटर्स के लिए होते हैं। यूरेटर का मतलब देखो, यहां से एंटर कर रहा है ना यूरेटर, ये यहां से 2 छेद यूरेटर के लिए होते हैं और 1 छेद यूरेथ्रा के लिए, जिससे कि बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इन छेदों में इंफेक्शन हो जाने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। यूरेटर्स की आंतरिक दीवार 3 मांसपेशियों के समूह से बनी होती है, जिसे डिट्रोसर मसल्स कहते हैं। देखो ये लिखा है, 3 मसल्स का ग्रुप है और इसे डिट्रोसर मसल्स कहते हैं। इनका काम यूरेटर्स द्वारा लाए गए मूत्र को रोक कर रखना है और दबाव अधिक बढ़ने पर मूत्र को शरीर से बाहर धकेल देना है। आप देखो किस तरीके से, जैसे कोई कागज का रैपर खोल के दिखाते हैं, इस तरीके से खोल के दिखाया गया है। सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ये पूरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा है, ये म्यूकस क्या करते हैं, ये म्यूकस का काम है यूरिन के अंदर अगर कोई भी ऐसी हानिकारक चीज है, हानिकारक पदार्थ है जिससे कि मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये उस नुकसान से बचाते हैं। म्यूकस का काम ही है हमारे शरीर में नुकसान से बचाना। क्योंकि स्टमक में आपने पढ़ा था, वहां भी HCl से बचाने के लिए म्यूकस रिलीज हो रहा है। हमारे नाक में म्यूकस रिलीज होता है, हमारे कान में म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का काम ही है नुकसान से बचाना। अब देखिए इन शब्दों को जानिए। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये मांसपेशी ब्लैडर यूरेथ्रल ओपनिंग पर होती है, यानी कि जहां पर ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, आप देख रहे हो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यहीं पर ऑर्सिफिस, ऑर्सिफिस का मतलब वही स्फिंक्टर। ये एक अनैच्छिक मांसपेशी है, यानी कि इनवॉल्यूंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये यूरिन का यूरेथ्रा में आना नियंत्रित करती है। फिर है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्सिफिस या स्फिंक्टर, एक ही बात है। ये मांसपेशी यूरेथ्रा के ऊपरी हिस्से पे होती है और ये एक ऐच्छिक मांसपेशी है। ये हमारे नियंत्रण की मांसपेशी है और हमारे नियंत्रण पर मूत्र को बाहर निकालने के लिए बंद होती और खुलती है। फिर अगला है मिक्टुरेशन। यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना या मूत्र विसर्जित करने की प्रक्रिया को मिक्टुरेशन कहा जाता है। देखिए सामान्यतः यूरिनरी ब्लैडर, हमारा यूरिनरी ब्लैडर 200 ml यूरिन रख सकता है। इससे ज्यादा होने पर दबाव महसूस होने लगता है और सूचना स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इसके बाद फिर मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। यूरिन के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। 24 घंटों में हमारे किडनीज जो हैं अपने ग्लोमेरुले से 150 से 180 लीटर ब्लड प्लाज्मा फिल्टर कर देते हैं। 24 घंटे में केवल 1.0 से 1.1 लीटर तक यूरिन का उत्पादन होता है शरीर में। और यूरिन में नाइट्रोजन युक्त बहुत सारे अपशिष्ट और अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ, यूरिया, यूरिक एसिड। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति का मूत्र गहरे पीले रंग का होता है। जब मूत्र का निर्माण होता है तो वो कीटाणु रहित यानी कि स्टेराइल होता है, उसमें कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं होता और ये थोड़ा सुगंधित होता है। लेकिन जब कुछ समय के बाद बैक्टीरिया उस पर काम करने लगते हैं तो उसमें अमोनिया की गंध आ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें नाइट्रोजन के वेस्ट को तोड़कर अमोनिया में बदल देते हैं और अमोनिया की गंध ही हमें महसूस होती है। तभी तो आपने देखा होगा कहीं पब्लिक यूरिनल में या कहीं भी जहां पेशाब करने के बाद लोग छोड़ देते हैं, पानी नहीं डालते हैं, वहां पर थोड़ी देर बाद स्मेल हो जाती है, क्योंकि कुछ समय बाद उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, जिसकी वजह से स्मेल महसूस होती है। हमारे यूरिन का पीएच आमतौर पर थोड़ा एसिडिक होता है, अम्लीय, लगभग 6 के आसपास।
लेकिन शरीर के मेटाबॉलिज्म के कारण यानी कि चयापचय के कारण या खाद्य पदार्थों में परिवर्तन, आप क्या खा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। शुद्ध पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1.0 होता है, जबकि मूत्र का विशिष्ट ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण सामान्य 1.001 से 1.035 तक होता है, क्योंकि शुद्ध पानी नहीं है ना। मूत्र में पाए जाने वाले विलेय यानी कि जो यूरिन में घुला हुआ है, सोडियम और पोटेशियम आयन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, बाइकार्बोनेट्स आयन और विभिन्न प्रकार के दूसरे आयन्स मिले होते हैं, जिसको कि हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रीट किया जा रहा है, उत्सर्जित किया जा रहा है। अगर यूरिन के कंपोजिशन के बारे में जानें तो सामान्यतः फ्रेश यूरिन में 96% पानी होता है और 2% में यूरिया और 2% में यूरिक एसिड के साथ साथ बाकी के मिनरल्स, सॉल्ट्स और आयंस जो आपने अभी ऊपर पढ़े। अब देखिए किडनी के कार्यों को नियंत्रित करने वाले कारक के बारे में जानिए। पहला कारक ग्रहण किए गए जल की मात्रा, आप कितना पानी पीते हैं उस पर निर्धारित करेगा। अगर आप बहुत अधिक पानी पीते हैं तो आपका किडनी अधिक काम करेगा और अधिक मात्रा में यूरिन बनाएगा, आपके यूरिन का कलर भी बहुत हल्का हो जाएगा। और अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी कम काम करेगा, बहुत कम मात्रा में यूरिन बनाएगा और अधिक गाढ़ा रंग हो जाएगा, उसका अधिक पीला रंग हो जाएगा। तो हार्मोन्स जैसे ADH, इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम वाला वीडियो देखें। ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, जब इसकी मात्रा शरीर में अधिक होती है तो यूरिन कम बनता है, उल्टा, और जब मात्रा कम होती है तो यूरिन अधिक बनता है, ताकि शरीर में जल का संतुलन बना रहे। यही होता है दारू पीने वाले के साथ। दारू पीने वाले के शरीर में ADH की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा बनता है और वो ज्यादा पेशाब करता है। फिर आप क्या खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। भोजन में ग्रहण किए गए प्रोटीन की मात्रा, अगर आप अधिक मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो अधिक यूरिया बनेगा और इसे बाहर निकालने के लिए अधिक पानी पीना पड़ेगा, जिसे शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी और अधिक मात्रा में मूत्र बनाएगा और उसका विसर्जन करेगा। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और कम पानी पी रहे हैं तो किडनी पर लोड ज़्यादा बनेगा, स्टोन्स बनने की संभावनाएं हैं, कई तरीके की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वातावरण का तापमान, अगर बाहर तापमान अधिक है, गर्मी ज़्यादा है, तो शरीर ब्लड को संरक्षित करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है और कम यूरिन बनाता है। और अगर तापमान कम होगा, बाहर ठंड होगी, तो शरीर अधिक से अधिक जल को बाहर निकालता है और अधिक यूरिन बनाता है। बीमारी, जैसे यदि आपको डायबिटीज हो गया तो इस रोग में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण किडनी को ग्लूकोज शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और ग्लूकोज शरीर से बाहर निकालने के लिए उसे अधिक से अधिक यूरिन बनाना पड़ता है। तो इन सभी कारणों से किडनी के कार्यकारी क्षमता पर फर्क पड़ता है। एक टॉपिक और जान लीजिए किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी में फिल्ट्रेशन जिस प्रक्रिया से होती है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए किडनी स्टोन्स कई तरीकों के बनते हैं। पहला कैल्शियम स्टोन, ये सबसे आम प्रकार है, सबसे कॉमन है। ये सामान्यतः कैल्शियम और ऑक्जेलेट का बना होता है। ये एक नेचुरल केमिकल है जो ज़्यादातर भोजनों में पाया जाता है, जैसे टमाटर में भी है, जैसे भिंडी के बीज में, परवल के बीज में, करेले के बीज में, इन सब चीज़ों में होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई इन चीज़ों के बीज निकाल के खाने चाहिए। लेकिन कभी कभी एक स्टोन कैल्शियम और फॉस्फेट का भी बन जाता है। नॉर्मली कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है, पर ये कैल्शियम और फॉस्फेट का ही बन जाता है। देखो ऑक्जेलेट से याद आया, ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर वगैरह में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तभी तो कहते हैं इसका बीज पूरा बाहर निकाल देना चाहिए। फिर देखो यूरिक एसिड स्टोन, ये तब बनता है जब आपका मूत्र ज्यादातर अम्लीय हो, जब आपका मूत्र बहुत ज्यादा अम्लीय हो, जब आपका यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, तब यूरिक एसिड बनने लगता है आपके शरीर में, जो अपने आप को कैल्शियम के साथ जुड़कर बड़ा बना लेता है और फिर वो किडनी स्टोन बन जाता है। फिर है स्ट्रूवाइट स्टोन, ये तब होता है जब आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक में यानी कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाए। इसमें बैक्टीरिया अमोनिया बनाते हैं जो आपके यूरिन में बनता है। आपको पता है कि यूरिन में नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, पर जब वो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता है तो बैक्टीरिया उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही अमोनिया बनाना शुरू कर देंगे और फिर वो अमोनिया स्ट्रोवाइट पत्थर का कारण बनेगा।
ये स्ट्रोवाइट पत्थर मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट का बना होता है। फिर सिस्टीन स्टोन, ये केमिकल से बना होता है जिसे आपका शरीर प्राकृतिक रूप से बनाता है, मतलब ये सिस्टीन हमारे शरीर में नॉर्मली बनता है। सिस्टीन की पथरी बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम लोगों को होती है, और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में हो जाती है जिनमें कोई अनुवांशिक विकार हो, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, जिसमें सिस्टीन गुर्दे में रिलीज होने लगता है, यानी कि सिस्टीन निकल निकल के किडनी में पहुंचने लगता है, तो फिर वो किडनी के अंदर सिस्टीन स्टोन बना देता है, और ये पथरी किडनी की सबसे कठोर पथरी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। अब देखिए डायलिसिस, क्योंकि जब आप किडनी के कार्यों के बारे में समझ रहे हैं तो डायलिसिस भी समझ लीजिए। जब किडनी कार्य करना बंद कर दे या किडनी का काम खराब हो जाए, किडनी की फंक्शन खराब हो जाए, एक किडनी खराब हो जाए तो आप एक किडनी पे धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका किडनी अब खुद ब खुद शरीर से अशुद्धियों को बाहर तो निकाल नहीं रहा, इसीलिए आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। शुरू में तो वो एक एक महीने पर, दो दो महीने पर होगा, फिर धीरे धीरे जब और ज़्यादा स्थिति खराब होने लगती है तो ये 15-15 दिन पे, एक एक हफ्ते पे, कई बार तो रोज की नौबत भी आ जाती है। तो देखिए क्या होता है, शरीर से खून निकलता है और वो पाइप्स के थ्रू आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक मॉनिटर लगा है, एक डिवाइस लगा है जो आर्टेरियल प्रेशर को मापता है, यानी कि कितना दबाव पड़ रहा है आपकी आर्टरीज पर, धमनियों पर, उसको मापता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पंप लगा होता है जो ब्लड को आगे पंप करता है, और आगे रास्ते में इसमें हेपेरिन पंप लगा होता है। हेपेरिन एक ऐसा केमिकल है जो खून को जमने से रोकता है। आपको पता है मच्छर, जोंक, ये जब हमें काटते हैं तो ये हिपेरिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं ताकि खून जमे नहीं और इनके मुंह में सटासट घिंचता रहे। तो ये हिपेरिन पंप खून को जमने से रोकता है। इसके आगे फिर एक मॉनिटर लगा होता है जो डायलाइजर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर है, यानी कि मशीन के अंदर किस प्रेशर से ब्लड जा रहा है उसको मॉनिटर करता है, न कम हो प्रेशर न ज़्यादा हो, क्योंकि कम प्रेशर पर फिल्टर हो ही नहीं पाएगा, प्रेशर बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। अब यहाँ पर डायलाइजर होता है, डायलिसिस मशीन होती है, ये फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद इस मशीन में, ये मशीन ऐसी नहीं, इस मशीन के अंदर जो वेस्ट फिल्टर, इस मशीन के अंदर फिल्टर करने के लिए केमिकल्स मौजूद होते हैं, उसमें ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, और फिल्टर होने के बाद जो केमिकल खर्च होता रहता है, जो रसायन खर्च होता रहता है, जो सॉल्यूशन खर्च होता रहता है, वो सॉल्यूशन बाहर निकलता रहता है और नया सॉल्यूशन यहां से एंटर करता रहता है। यहां से यूज्ड सॉल्यूशन और यहां से फ्रेश सॉल्यूशन एंटर होता रहता है, और फिर फिल्टर होने के बाद फिल्टर्ड ब्लड आगे भेजा जाता है। यहां पर वेनस प्रेशर मॉनिटर होता है, वो जो मॉनिटर करता है कि दबाव कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं नसों के लिए, क्योंकि नसें ज़्यादा दबाव झेल नहीं सकती, तो वो दबाव को मेंटेन करता है, अगर ज़्यादा होता है तो उसे कम करता है। यहाँ पर एयर ट्रैप डिटेक्टर होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि क्या खून में कोई हवा का बुलबुला तो मौजूद नहीं, क्योंकि यार हवा का बुलबुला अगर खून में अंदर चला गया नसों में तो वो आगे बढ़ता जाएगा और हो सकता है कहीं कोई दूसरी नस को ब्लॉक कर दे, किसी ब्रेन की नस को ब्लॉक कर दे, कहीं हृदय में किसी रक्तवाहिका को ब्लॉक कर दे, आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है, पैरालिसिस पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एयर ट्रैप डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एयर डिटेक्टर क्लैंप है, अगर कोई हवा का बुलबुला मौजूद हो जाता है तो वो उसे बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद फिल्टर्ड ब्लड शरीर के अंदर वापस पहुंच जाता है। ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, समय लेती है, टाइम भी लगता है और कॉस्टली भी होता है बहुत ही। इसीलिए किडनी एक बार खराब हो गई तो समझ लो कि अब उल्टी गिनती शुरू, कुछ महीनों या कुछ साल के मेहमान हो। खैर, तो ये जो डायलिसिस आपने पढ़ा ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हीमोडायलाइसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। देखो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, रक्त से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस का प्रयोग करते हैं। ये मशीन हीमोडायलिसिस कर रही है, एक फिल्टर का उपयोग करती है और सब कुछ बाहर निकाल देती है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है इसमें ब्लड को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता, इसमें एक तरल पदार्थ यानी कि डायलिसेट, जो डायलिसिस करने वाला सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, उसका उपयोग करते हैं और वो शरीर के अंदर ही डाल दिया जाता है।
एब्डोमिनल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी, पेट के आसपास ही इसको डाल दिया जाता है सर्जरी करके, और फिर ये शरीर से फिल्टर करता रहता है, समय समय पे इस सॉल्यूशन को बदलना पड़ता है। तो हीमोडायलिसिस ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेरिटोनियल में तो पेट में चीरा लगवा के घुसवाओगे और फिर टाइम टू टाइम निकलवाते रहोगे। पर खैर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग कंडीशंस में प्रयोग की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, उसमें भी विशेषकर यूरिनरी सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। और अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखिए, और दिक्कत महसूस होती है तो पॉज प्ले करके नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। तो अब तक जो मैंने आपको सिखाया वो आप सीखे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, और नई नई बातों को जानने और सीखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को देखिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।